हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीडीपी पेपर 1 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 2014 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो देखिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इज सपोर्टेड बाय, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा। तो देखिए जब हम कौन सा प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, एक रिच एनवायरनमेंट, और जब एक रिच एनवायरनमेंट हम बच्चे को क्या करते हैं, देते हैं, तो तब क्या होता है, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो आपका ज़्यादा अच्छे से होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, देखिए जो मानव विकास है मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अपमानीय होता है, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो विकास होता है वो दोनों ही होता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए प्रकृति पोषण मतलब नेचर और नर्चर डिबेट रेफर्स टू। तो देखिए प्रकृति पोषण आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित है, व्यवहार वातावरण से संबंधित है, वातावरण जीव विज्ञान से, फिर वातावरण और पालन पोषण से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए कौन सी जो है वो पैसिव एजेंसी है, एक्टिव नहीं पूछी है इन्होंने, कौन सी पूछी है आपकी, पैसिव एजेंसी पूछी है। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य क्लब, परीक्षा, परिवार, या फिर इको क्लब, या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो देखिए कौन सी है जो निष्क्रिय है, तो वो है आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या होती है आपकी, पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पर निष्क्रिय क्यों होता है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी में हम सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या करते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं और अपना वापस आ जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन या सोशलाइजेशन वहाँ पर नहीं होता, तो वो क्या होती है आपकी निष्क्रिय एजेंसी हो जाती है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलुओं की उपेक्षा होती है। देखिए वाइगॉत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। देखिए कौन सी है जो नेग्लेक्ट होती है, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, या फिर लिंग्विस्टिक। तो देखिए सामाजिक होता है, सांस्कृतिक भी होता है, भाषाई भी होता है, लेकिन जो आपका जैविक है वो नहीं होता है। क्या, जो बायोलॉजिकल वो नहीं है। ठीक है, तो कौन सी जो डेवलपमेंट का कौन सा पार्ट इसमें से वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो है जैविक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक वर्ष तक के बच्चे जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो देखिए जब बच्चा क्या कर रहा है, अपने सेंसेस का यूज़ कर रहा है, तो सेंसेस का यूज़ बच्चा कब करता है, जब बच्चा कौन से स्टेज में हो, तो जब होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में। कब करता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में जब बच्चा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए पिकनिक पर जा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, पिकनिक हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी है, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, या फिर सहयोग की नैतिकता। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपका करेक्ट है, तो वो है आपका मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। क्या है, सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए हेट्रोनोमस मोरालिटी यहाँ पर गलत है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी ये भी आपका गलत है, रिएक्शन है ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो देखिए स्टर्नबर्ग ने कौन सी बुद्धि दी थी, उन्होंने त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत दिया था। कौन सा है जो इनमें से उसका एक रूप है। तो देखिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, एक्सपेरिमेंटल है, रिसोर्सफुल है, या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही होगा, तो यहाँ पर कौन सी है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारिक। कौन सी है आपकी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखिए 3 कौन सी इनकी होती हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस तो होती ही है, दूसरी कौन सी आती है इनकी, वो आती है आपकी एनालिटिकल। कौन सी होती है आपकी, एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है। जो तीसरी है वो आपकी कौन सी होती है, जो ये आपकी फर्स्ट होती है। देखिए ये आपकी फर्स्ट वाली होती है,
जो आपका सेकंड है वो होती है आपकी क्रिएटिव, कौन सी हो जाती है आपकी क्रिएटिव, ठीक है, ये सेकंड नंबर की होती है। और जो आपकी प्रैक्टिकल है ये आपके थर्ड नंबर की होती है, ठीक है। तो 3 कौन कौन सी हैं इनकी जो है, तो वो है आपकी एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ठीक है। तो तीनों इंटेलिजेंस ये स्टर्नबर्ग की जो त्रिस्तरीय सिद्धांत होता है वो होता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो देखिए किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, डेविड वेशलर ने, एल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड ने या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो देखिए जो सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण था वो किसने किया था, तो सबसे पहला किया था आपका बिने ने। किन्होंने किया था, एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है। तो देखिए जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है वो रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ, तो देखिए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, सही सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, तो वो है आपका ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, देखिए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है क्लासरूम में वो कैसे होता है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। देखिए निष्पादन को प्रभावित नहीं करता बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों के हसान्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, केवल पुरुष, तो ये भी आपका गलत है। महिला शिक्षकों की उपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों की परफॉर्मेंस पे क्या कर सकता है, ये अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट करता है, मे लीड टू डिमिनिश एफर्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए क्या करता है, शिक्षार्थियों के हसान्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण ये बन सकता है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा है जो सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सी सीखने की शैली का एक उदाहरण है, चाक्षुक, संग्रहण, तथ्यात्मक या फिर स्पर्श संबंधी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर आपका सही है, जो आपका एग्जाम्पल है एक लर्निंग स्टाइल का, तो वो है आपका विजुअल, क्या है, चाक्षुक, विजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो देखिए सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या फिर सीखने के समय आकलन। तो देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है कि कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, देखिए उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, तो देखिए वो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट के करते हैं, तो वो है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, क्या है, फील अ सेंस ऑफ ऑनरशिप फॉर द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बेटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, ग्रेड अंकों से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो देखिए ग्रेड जो होती है वो अंकों से अलग होती है, ये अपसारी प्रकार का प्रश्न है, विश्लेषणात्मक है, मुक्त अंत वाला या फिर समस्या समाधान। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, तो यहाँ पर ये क्या है, एनालिटिक है, क्या है आपका एनालिटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ना तो अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर है, ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या है ये आपका विश्लेषणात्मक, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के रूप में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो वो है देखिए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, एज अ गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉय ऑफ देयर एज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन कठिनाई आती है तब जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, बिल्कुल गलत है।
स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्वक होती है, ये भी गलत है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो ये है, ये चीज़ आपकी होती है कब होती है, जब बच्चा के अंदर डिसलेक्सिया होती है, डिस्कैलकुलिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है या फिर डिस्प्रैक्सिया होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है, तो जब बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया होती है तब बच्चे के अंदर ये विकार आते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो देखिए एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, ये किसके लिए होता है, जब बच्चे को समावेशी शिक्षा के बारे में बताया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। जब बात समावेशी शिक्षा की होती है तब क्या होता है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व हैं। तो देखिए जो फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये देखिए किसके पार्ट होते हैं, किसके फैक्टर होते हैं, गिफ्टेडनेस के, टैलेंट के, डाइवर्जेंट थिंकिंग के या फिर एक्सेलरेशन के। तो देखिए ये जो होते हैं आपके किसके होते हैं, ये होते हैं आपके प्रतिभा, गिफ्टेडनेस के। ये आपके क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किस चीज़ से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो देखिए किस चीज़ के लिए हम अधिक समय दे सकते हैं, स्मरण के लिए, समझ के लिए, सृजन के लिए, फिर विश्लेषण के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका क्रिएटिंग। किस चीज़ के लिए, क्रिएटिंग के लिए हम बच्चे को अधिक समय दे सकते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए गणित में अधिगम निर्योग्य का आकलन अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी एसेस्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, तो वो होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा होता है आपका, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो देखिए कंसेप्ट मैप जो होते हैं वो किस चीज़ के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन लॉजिकली, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है उसके अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विज्ञान से स्वतंत्र होता है। तो देखिए जो एल्बर्ट बंडूरा ने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया है, तो वो है मॉडलिंग, कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, मॉडलिंग करके सीखता है। बच्चे के लिए जो प्रतिरूपण होता है, मॉडलिंग होता है, वो एक मुख्य तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निगनात्मक तर्कता में शामिल है। तो देखिए जो आपका डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो क्या इन्वॉल्व करती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण, सीखना और स्वतः खोज परख संबंधी पद्धतियाँ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो आपकी क्या होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है। कहाँ, जनरल टू स्पेसिफिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए ये जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये विचार दिया गया है आपका थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो किस चीज़ को, वो एरर्स को रिड्यूस करने में क्या करती है, बच्चे की मदद करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड आपका किसने दिया, वो दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। देखिए कौन सा कौशल है जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, याद रखना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या फिर समानुभूति देना। तो देखिए कौन सा इमोशनल है यहाँ पर, तो देखिए मेमोराइजिंग आपका इमोशनल नहीं है, मोटर प्रोसेसिंग भी इमोशनल नहीं है, एनविसेजिंग भी आपका इमोशनल नहीं है। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो जो आपका एम्फेथिक, जो आप क्या करते हैं, इम्फेथी दिखाते हैं बच्चों को, सहानुभूति जो दिखाते हैं वो आपका क्या होगा, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक
एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या होता है? तो देखिए अभिप्रेरणा होती है, अध्यवसाय होता है, संवेग होता है या फिर वचनबद्धता होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो क्या है? तो वो होता है आपका मोटिव। क्या होता है? आपकी अभिप्रेरणा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो देखिए कौन सी शब्दावली है जो मोटिवेशन की टर्म के साथ इंटरचेंज की जा सकती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता और उत्प्रेरणा। तो देखिए मोटिवेशन के साथ कौन सी है जो इंटरचेंज हो सकती है? तो वो है आपकी नीड। क्या है? आपकी आवश्यकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? देखिए जो आपका मॉडल है किसने दिया है? जो आपका मैस्लो ने मॉडल दिया है, नीड हायरार्की दी है, उसके अकॉर्डिंग जो मोटिवेशन है वो कब आता है? जब बच्चे को क्या होती है? किसी चीज़ की आवश्यकता हो। ठीक है, हमें अभी देखिए सीटेट हमें पास करना है, क्यों? हमें टीचिंग में जॉब चाहिए। ठीक है, तो हमें वो चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम मोटिवेट है उस एग्ज़ाम को लेकर कि वो एग्ज़ाम हमें क्रैक करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? मोटिवेशन को हम किस टर्म के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं? तो वो है आपकी आवश्यकता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो देखिए प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या फिर सुरक्षा उन्मुखी। तो देखिए जो प्रेरणाएं हैं, जो मोटिव हैं, वो डील करती हैं विद द नीड टू रीच सेटिस्फाई फीलिंग स्टेट्स एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। तो वो क्या होंगी आपकी? तो वो होती हैं आपकी भावात्मक, अफेक्टिव। क्या होती हैं आपकी? अफेक्टिव। ठीक है, तो वो कौन से मोटिव हो जाते हैं? वो हो जाते हैं आपके अफेक्टिव, भावात्मक प्रेरणाएं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली। तो उत्तीर्ण को जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या फिर माता पिता की ओर से दबाव। तो देखिए दबाव, प्रतियोगिता, भय, ये तो आपके तीनों गलत हैं। कौन सा अधिगम का कारक है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो वो है आपका अर्थपूर्ण संबंध, मीनिंगफुल एसोसिएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।